हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 लाइफ साइंस के चैप्टर 4 क्रम विकास एवं अनुकूलन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रम विकास के प्रमाण के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने आलोचना किया था कि क्रम विकास का प्रमाण कहाँ से मिला है। आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे भ्रूण के अध्ययन से, भ्रूण विकास के अध्ययन से हम लोगों को क्रम विकास का प्रमाण मिलता है। अर्थात भ्रूण के अध्ययन से पता चलता है कि कैसे सरल जीवों से जटिल जीवों की जो है उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि विभिन्न मेरुदंडी जंतु जो हैं उनका जो भ्रूण का विकास का जब अध्ययन किया गया। अब भ्रूण का मतलब क्या होता है, आप लोगों को शायद पता है कि भ्रूण का मतलब होता है जन्म से पहले, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जन्म से पहले उस संतान का जो प्रारंभिक जो उसका रचना है उसी को हम लोग भ्रूण कहते हैं। जब वो बिल्कुल अविकसित होता है, उसमें जस्ट छोटा सा उसका शुरुआत हुआ ही है उसका बनना, तो उसको हम लोग कहते हैं भ्रूण। तो उस भ्रूण को जो है अध्ययन किया गया और उसके सहारे पता चला कि किस तरह से जो है क्रम विकास होता है। तो जैसे इस सबसे पहले देखा गया नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। एक नंबर है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। नोटोकॉर्ड क्या होता है वो हम बताते हैं। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरुदंड क्या होता है। आप लोग पता है पीठ के पिछले हिस्से में, पीठ में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। तो क्या होता है कि जब शुरू में भ्रूण का विकास जब शुरू होता है तो भ्रूण में शुरुआती अवस्था में कोई मेरुदंड नहीं होता, बल्कि क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये नोटोकॉर्ड जो है आगे चल करके वो क्या बन जाता है, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। इस नोटोकॉर्ड से बाद में क्या बन जाता है, रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड। ओके, उसके बाद है नंबर 3। तो देखिए कैसे ये सरल से ये जटिल बन गया। अब नंबर 2 में देखिए पूंछ जैसी रचना। पूंछ जैसी रचना, ये देखिए सभी मेरुदंडी जंतुओं में पूंछ, भ्रूण में, जंतु में मतलब क्या कि जंतु के भ्रूण में, मतलब जब वो जस्ट विकसित हुआ है माँ के गर्भ में, उसमें पूंछ जैसी रचना जो है पाई जाती है। इनफैक्ट मनुष्य में भी, मनुष्य का जो भ्रूण है, मनुष्य भी जब शुरू में बिल्कुल शुरुआती अवस्था जब होता है मनुष्य के भ्रूण का, तो उसमें भी जो है इस तरह से एक पूंछ जैसी संरचना उस भ्रूण में जो है पाई जाती है। फिर आगे चल के क्या होता है कि कुछ जंतुओं के पूंछ जो है वो गायब हो जाते हैं। जैसे मनुष्य में जब जन्म के बाद वो पूंछ रहता नहीं है, लेकिन कुछ जंतु में जो है वो जन्म के बाद भी जो है वो टेल जैसी संरचना रह जाती है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कि किस तरह से जो है जीवन रक्षा की रणनीति बनाते हैं लोग। अर्थात इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशन। ओके, तो एडेप्टेशन क्या है, या जिसको हम लोग कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन का उद्देश्य क्या है, क्यों अनुकूलन होता है? अपने आप को जिस वातावरण में कोई जीव रहता है उस वातावरण में अपने आप को जीवित रखने के लिए, ठीक है, अपने आप को जीवित रखने के लिए जो है उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अनुकूलन। ओके, अर्थात किसी सजीव के शरीर में, अगर परिभाषा बताया जाए तो किसी सजीव के शरीर में होने वाला रचनात्मक या क्रियात्मक एवं आचरण में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो उसे किसी विशेष वातावरण में अधिक दिनों तक जीवित रहने में सहायता करता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात इसमें क्या होता है कि अनुकूलन मतलब क्या होता है, रचनात्मक, इसका मतलब होता है रचनात्मक, क्रियात्मक एवं आचरण या व्यवहार में, एवं आचरण में होने वाला स्थायी परिवर्तन, एवं आचरण में होने वाला स्थायी परिवर्तन। ठीक है, ये स्थायी परिवर्तन जो उसको किसी विशेष वातावरण में अधिक दिनों तक जीवित रहने में सहायता करता है। इस परिवर्तन के सहारे क्या होता है कि वो किसी वातावरण में अधिक दिनों तक जीवित रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अनुकूलन या एडेप्टेशन। ठीक है, अब अनुकूलन तो परिभाषा तो हम लोग समझ गए,
लेकिन हम लोग उदाहरण के सहारे और अच्छे से अनुकूलन को समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कैक्टस का। कैक्टस, आप लोग कैक्टस पौधे के बारे में सबने नाम तो सुना ही होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अनुकूलन के लिए, एग्जाम्पल या उदाहरण, कैक्टस नंबर 1। कैक्टस कहाँ पाया जाता है? आप लोगों को पता है कि कैक्टस जो पौधा है ये मरुस्थल में पाया जाता है। मरुस्थल में पाया जाता है। मरुस्थल की क्या विशेषता है? मरुस्थल में पानी बहुत कम होता है, ठीक है। तो कैक्टस को इस मरुस्थल में जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे जीवित रहने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए उसका मतलब कि उसके शरीर में जितना पानी है उसको ज़्यादा जो है वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तभी तो वो जीवित रहेगा, है ना। अर्थात क्या होता है, इसलिए इसके पौधों से जल की कमी को रोकने के लिए, जल, ताकि इसके शरीर से जल जो है चला ना जाए, ज़्यादा जल बह ना जाए, तो इसको रोकने के लिए इसके अंदर क्या क्या विशेषता होती है? देखिए कैक्टस के अंदर इसकी विशेषता जो होती है, नंबर 1, इसकी पत्तियां जो है, कैक्टस की पत्तियां वो कांटे के रूप में जो है बन जाती है। अब पत्तियों के शरीर से जितना ज़्यादा जो है वाष्प उत्सर्जन होगा, कांटों से तो उतना होगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि पत्तियां कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाने से क्या होता है कि कैक्टस से जो है बहुत कम परिमाण में है जो है जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर यदि कुछ इवन, और दूसरा क्या है इसका विशेषता कि पत्तियां तो इसकी कांटे के रूप में बन जाती है, रूपांतरित हो जाती है। और दूसरा है कि अगर कोई पत्ती बच भी जाए इस कैक्टस में, तो पत्तियां जो है बहुत छोटी पत्ती होती है, छोटी पत्ती जो है वो होती है। और क्या होता है, ये जो छोटी पत्तियां हैं वो इनमें स्टोमेटा बहुत क्या होता है, कम होता है। स्टोमेटा का मतलब क्या होता है? पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं जिसके सहारे वाष्पोत्सर्जन होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा बहुत कम पाए जाते हैं इन पत्तियों में, ठीक है। और पाए भी जो जाते हैं वो बिल्कुल गड्ढे में उपस्थित होते हैं, पत्तियों के बिल्कुल गहराई में उपस्थित होते हैं। इससे क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो जाता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, अर्थात वाष्प के रूप में जो शरीर से जो जल है वो बहुत कम निकलना शुरू करता है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो ये हो गया अनुकूलन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उदाहरण। उसके बाद और एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं मछलियों में क्या होता है कि मछलियों में स्विम ब्लैडर पाया जाता है या एयर ब्लैडर, ठीक है। मछलियाँ इनमें क्या होता है? स्विम, SWIM, स्विम BLADDER, ब्लैडर पाया जाता है। इसमें क्या होता है? ये ब्लैडर क्या है? ये जो है ये मछली के पेट में गैस से भरी हुई एक थैलीनुमा रचना है। ये स्विम ब्लैडर क्या है? स्विम ब्लैडर का मतलब है पेट में गैस से भरी हुई एक थैली जैसी रचना, एक थैलीनुमा या थैली जैसी रचना। अब ये क्यों पाई जाती है रचना? देखिए मछलियाँ रहती कहाँ पे है? मछलियाँ तो जल में रहती है। अब जल में जो है उसको अच्छी तरह से तैरने के लिए जो है उसको इस स्विम ब्लैडर की ज़रूरत होती है। क्या होता है कि इसमें जितना वायु भरा हुआ रहता है ब्लैडर में, इसके आयतन को वो मछली क्या करती है? कम या ज़्यादा कर सकती है। और वायु के आयतन को कम या ज़्यादा करके, इसमें जो गैस या वायु होती है उसके आयतन को कम या ज़्यादा करके मछली जो है जल की विभिन्न गहराइयों में आराम से तैर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्विम ब्लैडर के कारण और क्या होता है? मछलियों को जल की किसी भी गहराई में जल दाब को नियंत्रित कर सकती है। अर्थात जल का जो दबाव है उसको क्या कर सकती है? जल दबाव को कंट्रोल भी कर सकती है या नियंत्रित भी कर सकती है, कंट्रोल भी कर सकती है। तो जल दबाव को नियंत्रण करने से क्या हो जाएगा कि मछलियाँ जो है जल में जो है संतुलित रूप से, मतलब मछलियाँ डूबेंगी नहीं बल्कि संतुलित रूप से जल में आराम से तैर सकती है। तो इसी कारण से इस अंग को हम लोग क्या कहते हैं? जल संतुलन, स्विम ब्लैडर को हम लोग
जल संतुलन अंग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? स्विम ब्लैडर का दूसरा नाम है जल संतुलन अंग, क्योंकि ये जल में संतुलित रखने में जल संतुलन अंग। क्यों इसका नाम जल संतुलन अंग है? क्योंकि ये अंग जो है जल में संतुलित रखने में मछलियों को सहायता करती है। ठीक है, लेकिन कुछ मछलियां हैं ऐसी भी जिनमें ये स्विम ब्लैडर नहीं पाया जाता है। तो ऐसी मछलियां क्या होती हैं? जल की सतह में ही वो रहती हैं, मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। जैसे कि शार्क। शार्क एक ऐसी मछली है जिसमें स्विम ब्लैडर नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद है अनुकूलन का और एक एग्जाम्पल देखिए। सुंदरी में नमकीन मिट्टी में अनुकूलन। आप लोग को पता है कि सुंदरी एक पौधा है, कहाँ पाया जाता है वो? सुंदरी का नमकीन मिट्टी में अनुकूलन। ये भी देखिए कैसे अनुकूलित होती है। अनुकूलन देखिए, सुंदरी का पौधा क्या होता है? समुद्र के किनारे, ये जो पौधा है सुंदरी का पौधा, समुद्र के किनारे जो है ये नमकीन मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लवण उद्भिद या हैलोफाइट भी कहते हैं। सुंदरी का दूसरा नाम क्या है? हैलोफाइट या लवण उद्भिद। ठीक है, हैलोफाइट या लवण उद्भिद जो है इसका नाम है। इस प्रकार की मिट्टी में उपस्थित जल में खनिज लवणों की अधिकता होती है। अच्छा, ये जो नमकीन मिट्टी में पाई जाती है समुद्र के किनारे, तो क्या होता है कि वहाँ पे जल क्या होता है? बहुत ज़्यादा उसमें खनिज लवण होता है, जिससे पौधे द्वारा जल का अवशोषण नहीं हो पाता। ठीक है, तो जल का अवशोषण जो नहीं हो पाता है, तो इससे क्या होता है कि सुंदरी की जड़ों को लेकिन जल तो चाहिए, इसको जल कैसे मिलेगा? तो इसमें अनुकूलन हो जाता है। कैसा अनुकूलन होता है? पौधे की जो जड़ें हैं, इस हैलोफाइट की या सुंदरी पौधे की जो जड़ें हैं, जड़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है और ज़मीन की गहराई में चला जाता है। ठीक है, जड़ जो है बहुत ज़्यादा विकसित होता है, विकसित हो जाता है और बहुत गहराई में बिल्कुल चला जाता है। तो गहराई में जाने से क्या होता है? उसको मीठा जल जो है वो प्राप्त होने लगता है, क्योंकि समुद्र का जो ऊपरी जल है वो नमकीन है, उसमें खनिज लवण ज़्यादा है, तो इसको पानी नहीं मिल रहा है। अब पानी तो चाहिए कहीं से इसको, तो इसलिए इसमें अनुकूलन हो जाता है। कैसा अनुकूलन होता है कि इसकी जड़ जो है बहुत ज़्यादा विकसित होकर बिल्कुल ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और वहाँ से वो मीठे जल को अवशोषित करती हैं। फिर मीठे जल को अवशोषित करती है। तो ये हो गया एक उदाहरण अनुकूलन का। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि मधुमक्खियों में संदेश साधन, अर्थात मधुमक्खियों में जो है किस तरह से संदेश साधन होता है, अर्थात एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी को कैसे जो है कम्युनिकेट करती है, कैसे बात करती है, आप बोल सकते हो। जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे मधुमक्खियों का बात करने का क्या तरीका है? तो मधुमक्खियों में संदेश साधन। अब मधुमक्खियाँ जो है वो तो हमारे जैसा बात नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, तो क्या होता है कि मधुमक्खियों में अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ एक व्यवहारिक संबंध बनाना ज़रूरी है, एक व्यवहार रखना ज़रूरी है। तो उनके शरीर में क्या होता है? मधुमक्खियों के शरीर में एक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, उस पदार्थ का नाम है फेरोमोन्स। उस सुगंधित पदार्थ का नाम है फेरोमोन्स। ये फेरोमोन्स क्या करता है? ये एक रासायनिक पदार्थ है, ये फेरोमोन्स। इस पदार्थ के प्रभाव से क्या होता है कि एक ही जाति के जंतुओं के बीच भावनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो मधुमक्खियों का फेरोमोन्स एक प्रकार का पदार्थ देता है जिसे ग्लू कहते हैं। इस फेरोमोन्स से एक प्रकार का पदार्थ प्राप्त होता है जिसे ग्लू कहते हैं। और इस ग्लू के सहारे जो है
सारी मधुमक्खियाँ जो है एक साथ समूह में रहती हैं। सारी मधुमक्खियाँ समूह मतलब एक साथ एकजुट होकर रहती हैं। तो क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि मधुमक्खियाँ जो है वो 3 प्रकार की होती है। मधुमक्खियों का प्रकार क्या है? मधुमक्खियों का प्रकार ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है नर मधुमक्खी, नंबर 2 है मादा मधुमक्खी और नंबर 3 है श्रमिक मधुमक्खी। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार की मधुमक्खियाँ जो है भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न प्रकार के फेरोमोन्स को उत्पन्न करती है। ठीक है, तीनों ही जो अलग अलग तरह के फेरोमोन्स को जो है उत्पन्न करती है और अपने विशेष व्यवहार को प्रदर्शित करती है। अर्थात उनको अगर कम्युनिकेट करना है तो वो फेरोमोन्स के सहारे एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। तो अर्थात मधुमक्खियों के संदेश साधन में फेरोमोन्स जो है वो सहायता करता है। तो इस प्रकार फेरोमोन्स के सहारे मधुमक्खियों में संदेश साधन होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।